अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो दिन से रात और रात में निकालते हैं। अच्छा बेटा, इस सेक्शन में हमें जो फर्स्ट ईयर की हमारी न्यू बुक है उसमें यूनिट नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स जो है वो हमने सॉल्व कर रहे हैं। बुक के पेज नंबर 56 पे न्यूमेरिकल्स का पोर्शन गिवन है। इनमें से पहला न्यूमेरिकल देख लीजिए। सवाल पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसका डाटा जरा बनाते हैं, डायग्राम से इसको समझते हैं। सवाल में कह रहा है कि अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। एक हेलीकॉप्टर असेंड कर रहा है। असेंड मतलब वो अपवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है जी। असेंड मतलब वो हेलीकॉप्टर अपवर्ड मूव कर रहा है, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर above the ground, a package is dropped. How long does the package take to reach the ground? अब हम सवाल पढ़ते रहते हैं। सवाल में कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर अपवर्ड मूव कर रहा है भाई। सर जी, अपवर्ड मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी से। वो इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड के बराबर है। मैंने और जब वो पहुंचा 80 मीटर की हाइट पर, अगर आप ये डायग्राम देखें, ग्राउंड से हेलीकॉप्टर अपवर्ड मूव करना शुरू किया। जब वो 80 मीटर्स की हाइट पर पहुंचा, यानी पॉइंट ए पर पहुंच गया। मैं इसको मार्क कर लिया पॉइंट ए से, डाटा भी उसी हिसाब से बनाएंगे। ये हाइट की वैल्यू आपको बता रहा है कितनी है भाई। 80 मीटर की हाइट पे पहुंचा तो उसने पैकेज को ड्रॉप कर दिया। अच्छा, अब इसको ऐसे समझें कि अगर एक ऑब्जेक्ट या हेलीकॉप्टर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट होता और वो यहाँ से किसी पैकेज को ड्रॉप करता, तो ग्रेविटी की वजह से वो डायरेक्ट कहाँ आता? डाउनवर्ड जाता। लेकिन चूंकि अभी हेलीकॉप्टर अपवर्ड मूव कर रहा है और अपवर्ड मूव करते हुए इस पॉइंट ए पर पैकेज को ड्रॉप करेगा, तो अपने इनर्शिया की वजह से वो पैकेज डायरेक्ट ग्राउंड पर नहीं जाएगा। पहले, क्योंकि वो अपवर्ड मूव कर रहा तो चाहेगा अपनी अपनी अपवर्ड मोशन को कंटिन्यू करे, तो वो पहले कुछ अपवर्ड जाएगा, किसी हाइट पर पहुंचेगा और फिर फाइनली वो ग्राउंड पर पहुंच जाएगा। तो मैंने इसको 3 पॉइंट्स के नाम दे दिए। पहले ऑब्जेक्ट, ये ए वो पॉइंट है जहां हेलीकॉप्टर ने पैकेज को ड्रॉप किया था। ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन चूंकि हेलीकॉप्टर अपवर्ड जा रहा था तो इस पैकेज का एनर्जिया चाहेगा कि अपवर्ड जाए। ये कुछ अपवर्ड जाना शुरू करेगा, पॉइंट बी तक पहुंचा और वहां से फिर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से इवेंचुअली ये ग्राउंड पर फॉल कर जाएगा। तो जिस पॉइंट से पैकेज को रिलीज किया गया वो पॉइंट ए, जिस हाइट तक गया वो पॉइंट बी, और वापस ग्राउंड तक आने का पॉइंट सी। तो जब हम इसका डाटा फॉर्मुलेट करेंगे तो हम डाटा में भी इसी तरह से करेंगे कि सबसे पहले हम इसका डाटा फॉर्मुलेट कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक। लिख दिया हमने फ्रॉम ए टू बी, यानी जब वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाएगा तो उस वक्त क्या डाटा है, तो जरा देखिएगा भाई। वो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ आपके पास। चूंकि हेलीकॉप्टर से पैकेज को ड्रॉप किया गया है जिस इनिशियल वेलोसिटी से, वो इनिशियल वेलोसिटी बराबर है किसके? 12 मीटर पर सेकेंड गिवन है ये सवाल में। जब वो पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पर पहुंचेगा, तो पॉइंट बी पर पहुंचने पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, यानी वीएफ की वैल्यू, वो बराबर हो जाएगी किसके? जीरो के। चूंकि वो अपवर्ड मोशन में है तो इसलिए मैं ए की जगह माइनस जी पुट करवा दूंगा। ठीक। ए से लेके बी तक पहुंचने में उसको कोई ना कोई टाइम लगेगा। इस टाइम की वैल्यू मालूम कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा इस जो हम टाइम मालूम कर रहे हैं, ये पहला टाइम होगा ए से बी तक का, इसलिए इसको T1 कह रहे हैं, ये हम मालूम करें। साथ में हम एक और एडिशनल काम करेंगे कि H1 की वैल्यू, ए से बी तक की हाइट भी कैलकुलेट कर लेंगे। हालांकि हमसे सवाल में नहीं पूछ रहा, हमसे तो पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड। हाउ लॉन्ग यानी टाइम की वैल्यू मालूम करनी है। लेकिन हम फिर भी यहाँ पे हाइट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। वो वजह बताता हूँ कि हाइट की वैल्यू क्यों कैलकुलेट करनी है। अच्छा जनाब, जैसे डाटा आपने ए से बी तक के लिए बनाया है, बिल्कुल उसी तरह से आप डाटा बनाएंगे अब फ्रॉम बी टू सी। यानी अब जब वो पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ, ये देखिए इस पॉइंट से ग्राउंड पे पहुंचेगा, उस वक्त डाटा में देखिए वैल्यू कैसे लिखेंगे। चूंकि पॉइंट बी हाईएस्ट पॉइंट है, वहां पर ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा, तो पॉइंट बी से बी पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो। चूंकि पॉइंट बी से सी तक आने में वो डाउनवर्ड जा रहा होगा, तो ए की वैल्यू प्लस जी के बराबर। पॉइंट बी से सी तक जाने में उसको कोई ना कोई टाइम लगेगा, उस टाइम को हम रिप्रेजेंट कर देंगे T2 से। दो अलग अलग टाइम निकालेंगे, उन दोनों को ऐड कर लेंगे तो फिर टोटल टाइम पता चल जाएगा। ये सवाल में मांग रहा है कि हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड। तो अब इसको हम सोल्यूशन में सॉल्व करेंगे बेटा, तो सोल्यूशन भी अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। पहले ए से बी तक का सोल्यूशन सॉल्व करेंगे,
फिर बी से सी तक का सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। जिस तरह से डाटा अलग अलग फॉर्मुलेट किया है, वैसे ही जनाब इसके सोल्यूशन को भी हमने अलग अलग करना है। तो मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले जो हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ तक के लिए सॉल्व कर रहे हैं, पहले फ्रॉम ए टू बी। ठीक है जी। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है ए से बी तक, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, टाइम टी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। हम जानते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लिखूं तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी के। अब यहाँ पर जो चेंजेस हैं उस चेंजेस के हिसाब से जरा आप मैच कर लें डाटा से, तो मेरे पास क्या वैल्यू बन जाएगी भाई, फाइनल वेलोसिटी वी एफ बराबर होगी वी आई। अब चूंकि वो अपवर्ड जा रहा है तो एक्सेलरेशन ए की जगह माइनस जी, और टाइम टी नहीं है बल्कि उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है टी वन का। तो वी एफ बराबर हो जाएगा वी आई माइनस जी टी वन। ठीक है जी। वैल्यूज इसमें पुट करवा देते हैं। वी एफ की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 0। वी आई की वैल्यू 12। ए से बी तक के डाटा में देख लो, ए से बी तक वी एफ की वैल्यू 0 है, वी आई की वैल्यू 12। तो वी एफ की जगह पे 0, वी आई की जगह पे 12, माइनस ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, टी वन हमें मालूम करनी। ये हो जाएगा जनाब माइनस से दूसरी तरफ जाके प्लस का 9.8 टी वन, और ये 12। इसका मतलब अगर आपने टी वन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो टी वन बराबर हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 9.8। 12 को 9.8 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से टी वन की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, 1.22 सेकेंड्स इस टी वन की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा जी, हाइट मालूम करनी है, तो हाइट मालूम करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम या तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, आपकी मर्जी है। जैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो आप जानते हैं बराबर है जनाब किसके, 2 AS इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करवा दूं, तो इस वक्त चूंकि ऑब्जेक्ट ए से बी में अपवर्ड जा रहा है, तो यहाँ एक्सेलरेशन की जगह पे माइनस जी। ए से लेके बी तक की हाइट को एच वन कहा हुआ है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वैल्यू पुट करवा दें इसमें जनाब, 2 × -9.8, एच वन हमें मालूम करना है। ए से लेके बी तक वी एफ की वैल्यू 0 है, उसका स्क्वायर, वी आई की वैल्यू 12 है, उसका स्क्वायर। एच वन बराबर हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 ही रहा, ये -12 का स्क्वायर कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 144 डिवाइड बाय, यहाँ आ गया माइनस का 19.6। देखिए मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लिया, 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करवाया तो 19.6 आया माइनस साइन के साथ, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ ले जाके उसको डिवाइड कर लिया। 0 में से 144 माइनस करेंगे तो माइनस का 144 रह जाएगा, डिवाइड में लिखा हुआ है माइनस का 19.6। इस नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन को कैंसिल करवा दीजिए, 144 को डिवाइड कर लीजिए 19.6 से, तो आपको एच वन की वैल्यू पता चल जाएगी। ये एच वन की वैल्यू सॉल्व करके 7.34 मीटर के बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी। एच वन की वैल्यू 7.34 मीटर। क्यों निकाल रहे हैं हम ये हाइट, हालांकि हमसे हाइट कैलकुलेट करने को ये नहीं दे रहा। ठीक है। अब जरा देखें भाई डायग्राम जो हमने बनाई थी, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक की हमने हाइट मालूम कर ली। इस ए से लेके बी तक वाली हाइट को हम नाम दे रहे हैं जनाब किस चीज का, एच वन का। ठीक। ए से लेके बी तक की जो हाइट है इसको नाम दिया एच वन का। ठीक है। अब टोटल हाइट अगर यहां से यहां तक निकालनी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एच वन में 80 मीटर को ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर अब मैं डायग्राम के सामने इसको इस साइड पर ड्रॉ कर दूं, तो बी से लेके सी तक ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर होंगे, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा
ये डिस्टेंस भी कैसे निकलेगा, अगर मैं इसको हाइट h2 कह देता हूँ बी से लेके सी तक, तो ये भी बराबर होगा h1 में 80 मीटर को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो बी से लेके सी तक की पूरी हाइट हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर h1 में 80 मीटर को ऐड कर। ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं जरा इसको देखते हैं हम। सबसे पहले तो हम जाते हैं बी से सी तक के डाटा पे। बी से सी तक के डाटा पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन g और टाइम t2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं जनाब, जैसे हमने सोल्यूशन में देखिए हमने पहले हेडिंग लिखी थी ए से बी तक सॉल्व कर रहे हैं। अब हम सोल्यूशन में जाएंगे बी से लेके, तो मैं यहाँ हेडिंग लिख रहा हूँ कि अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं फ्रॉम बी टू सी। अच्छा, देखिए जब हम ए से बी तक का डाटा सॉल्व कर रहे थे तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के बी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी यहाँ से टाइम टी वन निकाल लिया था। यही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर हम टाइम टी टू भी कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगानी है तो टाइम मालूम करने के लिए इनिशियल फाइनल दोनों वेलोसिटीज आपको यहाँ तो गिवन थी ए से बी तक के डाटा में, लेकिन बी से सी तक के डाटा में सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, अब आप चॉइस देखें आपके पास क्या चॉइस बची है। आपको क्या निकालना है, टाइम कैलकुलेट करना है, और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। तो आपके पास चॉइस देखिए क्या है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू जो चाहिए होगी वो नहीं है। मैं यहाँ आपको ऐसी जल्दी से रफली इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूँ। देखें, ये वाला पोर्शन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से नहीं हो सकता, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी से। क्यों? क्योंकि वी एफ नहीं है। ठीक, और टाइम तो आपने मालूम ही करना, तो एक इक्वेशन में दो अननोन हो जाएंगे। दूसरे तरीके कार क्या हो सकता है भाई, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक ही जगह ऑब्वियसली हम जी पुट कर देंगे वहां पे। या फिर क्या सोल्यूशन है, टू ए एस इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सॉल्व तो नहीं में से किसी से करना। इक्वेशन वन यूज नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वी एफ की वैल्यू नहीं थी। इक्वेशन थ्री में भी यही मसला होगा, यहाँ भी आपके पास वी एफ की वैल्यू नहीं है, या तो आप किसी तरह से वी एफ मालूम करें। तो हम जो दूसरे तरीके पे चल रहे हैं, हम क्या करेंगे, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेंगे और इसमें डिस्टेंस यानी हाइट की वैल्यू मालूम कर लेंगे। देखें क्यों हमने इसीलिए एच वन पहले से निकाल के रखा हुआ था। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम ये बात डायग्राम से समझ चुके हैं कि ये जो हाइट h2 होगी ये बराबर होगी किस चीज के, h1 प्लस 80 मीटर के। h1 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं 7.34। 80 मीटर पे हेलीकॉप्टर ने इस पैकेज को रिलीज किया था। h2 की वैल्यू हो गई 87.34 मीटर के बराबर। ठीक है जी, जब h2 हमें पता चल गया तो हम इस वैल्यू को आगे यूटिलाइज करेंगे अभी टाइम निकालने के लिए, बी से सी तक का टाइम जो लगेगा वो मालूम करने के लिए। कैसे, जरा देखिए भाई, इस बी से सी तक को मैं इस पोर्शन को आगे सॉल्व कर रहा हूँ। सिंस आप ये बात जानते हैं कि एस बराबर है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के, अब मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ बी से सी तक के लिए। देखिए डायग्राम में जरा, अब मैं ये बी से सी तक के लिए इस इक्वेशन को इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ठीक है, बी से सी तक के लिए। तो यार बी से सी तक वाली जो हाइट है उसको तो हमने नाम दिया हुआ है किस चीज का, h2 का। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं भाई, इस इक्वेशन में जहाँ s लिखा हुआ है उसकी जगह पे मैं पुट करवा दूंगा हाइट h2। बी से लेके सी तक का जो टाइम है वो है t2, दूसरा टाइम है ना, पहले वाले को t1 कहा हुआ था। क्योंकि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, एक ही जगह पे प्लस जी, और टाइम फिर वही t2 कर दिया, फॉर्मूले में स्क्वायर था तो लिखते हैं ऐसे। राइट जनाब, वैल्यू पुट करवा देते हैं। h2 की वैल्यू आपके पास है 87.34, ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। vi की वैल्यू देख लें बी से सी तक के डाटा में, बी से सी तक के डाटा में vi की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0। चले भाई, बी से लेके सी तक के डाटा को देखते हुए vi की जगह पे 0, टाइम t2 नहीं पता यही मालूम करना है, प्लस हाफ 9.8
और फिर T2 स्क्वायर, ये हमें नहीं पता। 87.34 ऐसे ही रहने दें। ये वाली पूरी टर्म जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गई, इसको ऐड करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ आप कैंसिलेशन करवा देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 4.9। उसका मतलब 87.34 बराबर हुआ 4.9 T2 स्क्वायर के। 87.34 को डिवाइड कर देंगे 4.9 से, सॉल्व करके T2 के स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी भाई। अच्छा जी, T2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 17.82 के बराबर। ये T2 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कैंसिल करने के लिए दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट लेंगे, तो सॉल्व करके T2 की वैल्यू 4.22 सेकेंड्स के बराबर आ जाएगी। अब T1 भी आप निकाल चुके थे, ये देखिए 1.22। T2 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। अब टोटल कितना टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम के लिए क्या करेंगे जनाब, फॉर टोटल टाइम इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड कर लें, यानी टोटल टाइम, लेट सपोज मैं इसको टी कह देता हूँ। टोटल टाइम टी बराबर होगा T1 प्लस T2 के। T1 की वैल्यू आप निकाल चुके थे पहले पार्ट में, ए से बी तक के डाटा में, ये भी भाई कितनी वैल्यू है, 1.22, 1.22 सेकेंड्स। T2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है 4.22 सेकेंड्स। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से टोटल टाइम जितना उस ऑब्जेक्ट को लगेगा पहले ए से बी तक जाने में और बी से ए तक जाने में, वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी 5.44 सेकेंड्स के बराबर। ये इस टोटल टाइम की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, 5.44 सेकेंड्स के बराबर ये आंसर आ गया। ठीक है, बुक में इसका आंसर 5.4 सेकेंड्स करके लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो इसको 5.4 सेकेंड लिखें, 5.44 सेकेंड्स लिखें। अच्छा जी, हर न्यूमेरिकल के आखिर में कोशिश किया करें कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें तो उसमें आप रिजल्ट जो है वो बना के लिख दिया करें। अच्छा, रिजल्ट के लिए क्या करना है भाई, तो ये मैं हमेशा से आपको ये आसान करके इस तरह से इसको समझ लें कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या वर्डिंग यूज करें, तो कोशिश करें कि जो न्यूमेरिकल में वर्डिंग यूज कर रहा है आप उसी को इस्तेमाल कर लें। आपसे सवाल के अंदर कह रहा था, हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रीच द ग्राउंड। बस इसी को आप अपने यहाँ रिजल्ट बना के वर्डिंग में लिख, क्या लिख सकते हैं इसमें रिजल्ट में, देयर फोर द पैकेज विल टेक, हाँ भाई कितना टाइम लगाएगा, 5.44 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड। यही पूछ रहा था ना कि ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो आप इसको इस तरह से आखिर में रिजल्ट बना के लिख सकते हैं। अच्छा बेटे, बुक के पेज नंबर 56 के ऊपर मौजूद दूसरा न्यूमेरिकल सवाल में कह रहा है कि टू टग बोट्स आर टोइंग अ शिप, एक दो छोटी बोट्स हैं, वो एक किसी बड़े शिप को किसी रोप की मदद से, किसी रस्सी की मदद से खींच रही हैं। कितनी फोर्स है, 6000 न्यूटन, एंड द एंगल बिटवीन द रोप्स इज 60 डिग्री। दोनों रोप्स के दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्री के बराबर है। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द शिप। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि जो इसका आम ट्रेडिशनल रिवायती तरीका चल रहा है पहले उसको समझ लीजिए। लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से इसको सॉल्व कर रहा है। पहले वो जो आम तरीका राइज है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है आम तौर पे, पहले वो तरीका समझते हैं। भाई दो फोर्सेज हैं डेटा में, देखिए पहली फोर्स F1 और F2 दोनों बराबर है, तो मैंने लिख दिया F1 इक्वल्स टू F2। दोनों की वैल्यू कितनी है, तो दोनों की वैल्यू आपको गिवन है 6000 न्यूटन के बराबर। मैंने यहाँ कर दिया 6000 न्यूटन। वो जो दोनों जो टग बोट्स हैं, उन वो ऑब्वियसली किसी रस्सी की मदद से किसी बोट को, किसी बड़े शिप को खींच रही हैं, तो उन दोनों रस्सियों के दरमियान जो एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, वो भी आपको गिवन है कितना, 60 डिग्री के बराबर, लिख दिया थीटा। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द शिप। रिजल्टेंट फोर्स हमें मालूम करनी है, जिसका यहाँ आंसर गिवन है, यहाँ आना चाहिए।
लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ कोसाइन क्या है? एफ इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। ये मैं भी इसकी वजाहत करता हूँ पहले। जो रिवायती तरीका है, वैसे आप जानते हैं कि लॉ ऑफ कोसाइन में ये -2 F1 F2 कॉस थीटा होता है, बट इसको प्लस से क्यों सॉल्व करवाया जाता है आमतौर पे, तो जरा पहले वो रिवायती तरीका देख लें। F1 की वैल्यू 6000, उसका स्क्वायर, F2 की वैल्यू 6000, उसका स्क्वायर, 2 F1 फिर 6000, F2 फिर 6000, गिवन है ये वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 60 डिग्री हमने पुट कर दिया। 6000 का स्क्वायर किया, फिर 6000 का स्क्वायर किया, फिर 2 × 6000 × 6000 और कॉस 60 से आगे मल्टीप्लाई और था, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है? 0.5। इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड कर दिया, ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक, फिर 0.5 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। दोनों को ऐड किया, स्क्वायर रूट ले लिया, हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई 1039 न्यूटन के बराबर, जो आंसर में गिवन। इस सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज आपने पुट करवानी है, रिजल्ट इसका लिख सकते हैं कि देयरफॉर द रिजल्टेड फोर्स ऑन द गिवन शिप इज 10392 न्यूटन। अच्छा बेटा, पहले लॉ ऑफ कोसाइन समझें क्या है। लॉ ऑफ कोसाइन असल में ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उनके लेंथ के दरमियान का रिलेशन है। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे देखिए, मेरे पास एक ट्राइंगल बना हुआ है, एक ऑब्लिक ट्राइंगल है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, इसमें हमने क्या किया कि तीन हमारे पास इस ट्राइंगल के मैंने पॉइंट्स मेंशन कर दिए, आप देख लीजिए, ए, बी और सी। ए के सामने वाली साइड की लेंथ को ए कह दिया, स्मॉल ए कह दिया, बी के सामने वाली साइड की लेंथ को स्मॉल बी कह दिया, यानी ए से सी तक स्मॉल बी हो गया। सी के सामने वाली लेंथ को स्मॉल सी कह दिया, यानी ए से बी तक की जो पूरी लेंथ है स्मॉल सी है। एंगल साइड ए वाले एंगल को अल्फा, साइड बी वाले एंगल को बीटा, साइड सी वाले एंगल को गैमा। अब ट्राइंगल की ये तीन साइड्स हैं, अगर आपने किसी एक साइड की लेंथ मालूम करनी है तो ये उसके लिए लॉ ऑफ कोसाइन इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पे देखिए, मैं ये पता करना चाहता हूँ कि भाई ये जो साइड ए है इसकी लेंथ कितनी है, ये जो साइड ए है इसकी लेंथ कितनी है, तो उसका ये फॉर्मूला है, ए स्क्वायर बराबर होगा बकिया दो साइड्स की लेंथ, बकिया दो साइड्स क्या है, बी और सी, इनका स्क्वायर, दोनों को ऐड किया, -2BC, इनको मल्टीप्लाई किया, और ये बी और सी के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू हमें पुट करनी है। जरा देखें भाई आप यहाँ पे, मुझे लेंथ किसकी मालूम करनी है? ए की। ठीक है, एंगल किसके दरमियान है? बी और सी के दरमियान। ये देख लीजिए भाई, ये रहा बी, ये रहा सी, बी और सी के दरमियान जो एंगल है वो क्या है? अल्फा, इसलिए यहाँ पे कॉस अल्फा लिखा जाए। इसका मतलब है कि जिन दो साइड्स को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझें इस बात को, एंगल भी उनके दरमियान का दिया जाएगा। अब इस तरह कोई भी साइड आप मालूम कर सकते हैं। इसी को हमने जनरलाइज फॉर्म में थ्योरी में पढ़ा था कि हम रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह से भी लिख सकते हैं, और उसका फाइनली हमने एक फॉर्मूला इस तरह से भी बनाया था। अच्छा बेटा, देखें जरा इसको, जो मैं आपसे कह रहा था कि लॉ ऑफ कोसाइन यहाँ पे जो एक दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखिए, हमने वही डायग्राम बनाई हुई है, F1 F2, तो फोर्सेस हैं, इनके दरमियान एंगल 60 डिग्री। अब इसी को देखिए, मैं पैरेललोग्राम की लॉ इस्तेमाल करके किस तरह से लिख रहा हूँ। ये फोर्स अगर F1 है, ये F2 है, तो F2 के सामने वाली फोर्स भी किसके बराबर होगी? F2 के बराबर। दोनों रोप्स के दरमियान एंगल 60 डिग्री है, हमें ये रिजल्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। ये यानी अब अगर लॉ ऑफ कोसाइन आप अप्लाई करने की कोशिश करें तो मुझे ट्राइंगल की दो साइड्स, क्या क्या, ये वाली साइड और ये वाली साइड मुझे पता है, मुझे ये रिजल्टेंट, ये वाली साइड मालूम करनी, तो जो साइड मुझे मालूम करनी है मुझे उसके सामने का ही एंगल चाहिए। ठीक है, अच्छा, दोनों फोर्सेस के दरमियान का एंगल कितना था? 60 डिग्री। रिजल्टेंट से अगर मैं इसका एंगल बनाऊं तो एक फोर्स का एंगल 30 है तो दूसरे का भी 30 होगा, ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं तो ये भी 30 और 30 के एंगल होगा। अब हम ये बात जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होती है। इसमें से ये वाला एंगल सिर्फ यहां तक, ये 30 डिग्री हो चुका, ऑल्टरनेट एंगल ये भी इसका कितना हो गया? 30 डिग्री। 30 + 30 टोटल एंगल कितना हो गया? 60। तो ट्राइंगल के लिए हम जानते हैं कि 180 से एंगल ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये रिमेनिंग एंगल निकालने के लिए क्या किया हमने? 180 में से 60 को माइनस कर दिया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 120 के बराबर। अब देखिए, मैं उसी सवाल को पूरा वैसे ही लिख रहा हूँ, बस प्लस की जगह यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? माइनस, जो लॉ ऑफ कोसाइन में हम यूज करते हैं। बस अब जो थीटा पुट कर रहे हैं वो दो दफा 30 माइनस करके,
-30 यानी आप डायरेक्ट -60 भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 120 आ जाएगा आपके पास। इस वैल्यू को यहाँ पुट करवाएंगे, पूरा वैसे सॉल्व कर रहे हैं। चूंकि cos 120 खुद -0.5 के बराबर होता है, तो ये वाला माइनस और ये बाहर वाला माइनस आप देखिए खुद ब खुद प्लस हो जाएगा। आंसर हमारे पास सॉल्व करके वही आएगा।